अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 के इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एंगुलर 5 का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपको जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में वो एप्लीकेशन नज़र आती है उसका प्रोसेस क्या और कैसे डिस्प्ले होती है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बूटस्ट्रैपिंग और फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ एंगुलर 5 को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि आपको याद ही होगा, मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में जो एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बनाई थी उसका नाम था ANG5 ऐप, और उसको मैं यहाँ पे लोड करने जा रहा हूँ अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड के टेक्स्ट एडिटर में। सो ये हमारी थी एप्लीकेशन, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, और इसको हमने रन किया था कमांड प्रॉम्प्ट से। ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है और इस वक्त मैं ANG5 ऐप के फोल्डर में हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा ngserve -o, so it will open automatically in the default browser। -o लिखने का ये फायदा, या -o या -o, अब जो भी इसको कह लो, O stands for open। तो ngserve जो है इसकी कमांड है जो कि लाइव डेवलपमेंट सर्वर को रनिंग कंडीशन में लेकर आती है ऑन द पोर्ट नंबर 4200। तो जैसे ये मॉड्यूल लोड होना शुरू हो जाएगा तो ये हमारे पास है, लेट मी एडजस्ट द ब्राउजर। तो ये हमारे पास ब्राउज़र आ गया। अभी यहाँ पे ये कंपाइलिंग हो रही है, प्रोसेस चल रहा है, तो अभी ये फाइल यहाँ पे लोड नहीं होगी, तो जस्ट थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और यहाँ पे ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। जो ये दोस्तों हमारे पास है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बनाई थी। अब हम देखते हैं कि इसका वर्किंग फ्लो क्या है और इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए कोड एडिटर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मैं अगर इस फोल्डर को ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ बंच ऑफ फाइल्स नजर आएंगी और 3 फोल्डर नजर आएंगे, E2E फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, SRC फोल्डर। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स नजर आएंगी जिसमें एंगुलर CLI जेसन है, डॉट एडिटर कॉन्फ़िग है, डॉट गिट इग्नोर, karma.conf.js, package-lock.json, package.json और protector.conf.js, readme, tsconfig, tslint.json। हमारे लिए ये फाइल्स जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो है एंगुलर CLI.json फाइल, क्योंकि ये जो आपकी फाइल है एंगुलर, ये पहली फाइल है जो आपकी एप्लीकेशन लोड होने के बाद एग्जीक्यूट होती है, आपको कन्फिगर करती है सर्वर को, उसके नेम को, आपके प्रोजेक्ट के नेम को, उसके ऐप रूट को डिफाइन करती है, कौन सा आपका रूट है। आउटपुट डायरेक्टरी से मुराद जब हम बिल्ड करते हैं ng build माइनस प्रोडक्शन वर्जन बिल्ड करते हैं तो वो डिस्ट का फोल्डर क्रिएट करता है। वो भी हम इसमें आज के इस ट्यूटोरियल में देखेंगे उसको कैसे हम क्रिएट करते हैं और फिर कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट डायरेक्टरी होती है। फिर इसके बाद हमारे पास एसेट्स के फोल्डर होता है, एसेट्स का, जिसमें हमारे पास एक एसेट्स का फोल्डर, ये एसेट्स का की है और इसके अंदर अरेज है, 2 एसेट्स और फेव आइकॉन जो कि आपको मिल जाएंगे SRC, क्योंकि हमारा जो रूट फोल्डर है वो है SRC। तो इट मीन हमने जो कुछ करना है वो SRC के फोल्डर में है। तो इसके अलावा हम जो भी मॉड्यूल ऐड करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे इस जगह पे ऐड हो जाती है। जो भी हम मॉड्यूल ऐड करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होती है और ये वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, जो कि सिर्फ डिपेंडेंसी वाले एरे में, ऑब्जेक्ट में आते हैं। और जो डेव डिपेंडेंसी वाले होते हैं वो बेसिकली सिर्फ आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, जैसे टेस्टिंग पर्पस। ये टाइपस्क्रिप्ट है, TSLint, TS नोड, प्रोटेक्टर, कर्मा, जैस्मीन, कोडलाइजर, और इसके अलावा हमारे पास जैस्मीन WD नोड, ये सारे हमारे डेव डिपेंडेंसी हैं। ये जब हम कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल जब हम फाइनल प्रोडक्शन वर्जन बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ें ऐड नहीं होती, बल्कि इन चीज़ों को ऐड किया जाता है जिससे हमारी जो, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारी जो फाइल है, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है एंगुलर का, वो स्मॉलर होता है और फास्टर होता है, जिसकी वजह से कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, सिर्फ वही होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। उसको खुद ब खुद वो कंपाइल करता है, ना सिर्फ कंपाइल करता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम मिनीफाई भी करता है उन JS फाइल्स को।
तो चलिए ये तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी और पैकेज डॉट जेसन में हमारी सारी फाइल्स आएंगी, हमारी एप्लीकेशन का नाम और हमारी बेसिक कमांड्स यहाँ पे, जैसे हमने ng सर्व कमांड लिखी, ये वाली कमांड लिखी। अच्छा ये जो npm, ये जो स्टार्ट लिखा है, ये ng लिखा है, ये स्टार्ट लिखा है, ये बिल्ड लिखा है, ये टेस्ट लेंथ और e2, ये बेसिकली npm की कमांड्स हैं। और जब हम इनको npm के थ्रू रन करते हैं तो ये बेसिकली इस डबल कोड के अंदर मौजूद कमांड को रन करते हैं। मैं इसकी यहाँ पे आपको कोई डेमो दिखाऊंगा। मैं सिंपल ng लिखता हूँ तो ये कमांड कुछ रन हुई, लेकिन मैं अगर npng लिखता हूँ तो इट विल डू द सेम थिंग। मतलब npm सॉरी नोड ng npm ng कमांड लिखेंगे तो ये इसको रन करेगा। और अगर हम यहाँ पे npm स्टार्ट करेंगे तो ये देखें उसने ng सर्व की कमांड, npm स्टार्ट लिखने से उसने ng सर्व की कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये इसका होता है। इसके बाद अगर हम npm ng, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, लेकिन इसको हम सिर्फ ng करके भी रन कर सकते हैं। लेकिन अब सपोज मैं अपनी इस जो भी एप्लीकेशन है इसका प्रोडक्शन वर्जन बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, या तो मैं लिखूंगा npm build, तो ये रन करेगा ng build माइनस प्रोडक्शन। तो npm build लिखेंगे तो ये कह रहा है npm build called with no argument, did you mean npm run script build। तो ये हमारे पास वो कह रहा है कि इस रन को, स्क्रिप्ट को रन करना चाह रहे हो, तो कह रहा है हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेसिकली आपको जो कमांड्स यूज़ करनी होती हैं वो ये वाली कमांड्स आप यूज़ करेंगे, ng build माइनस प्रोडक्शन, ng टेस्ट। अगर सपोज मैं यहाँ पे ng पे टेस्ट लिखता हूँ तो ये हमारा जो है टेस्ट रन होगा, ये जो e2e है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ng को रन करेगा। थोड़ा सा वेट करिए। तो ये देख सकते हैं हमारा जो ये अब टेस्ट फॉर्मेट में रन हो रहा है। ये अलग से एक ब्राउजर ओपन हुआ और अभी ये कंपाइल हो रहा है। ये कंपाइल 92% कंपाइल हुआ है, इसको कंप्लीट ये देखें। अब ये कर्मा जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था, karma.conf.json फाइल है, ये इसको एग्जीक्यूट कर रही है और यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि देयर इज 3 स्पेक्स 0 फेलियर और हमारा शुड क्रिएट द ऐप और ये सारा जो h1 टाइटल टैग। तो ये हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसको डीबग कर सकते हैं आप। तो ये बेसिकली कर्मा डिबगर है जो कि रन होता है। तो इसको हम टेस्ट के थ्रू रन करते हैं। तो ये हमारे पास ये जो हमारे जो टेस्ट हैं वो क्लियर हो गए हैं और इसका जैस्मीन का वर्जन 2.6.4 है जिसने ये हमें टेस्ट क्लियर किया। अगर कोई एरर वगैरह होगा, कोई अपने प्रोडक्शन में जो आप फाइल बनाएंगे तो उसका एरर यहाँ पे शो होगा। तो ये बेसिकली ये हमारे पास कमांड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। राइट, आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एंगुलर CLI में हमारा जो मेन जो फोल्डर है वो सोर्स है। नोड मॉड्यूल्स में जैसे ही हम कोई npm रिक्वायर मतलब जो npm इंस्टॉल करते हैं कोई भी मॉड्यूल का नाम दे के, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता है और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पे ऐड हो जाती है, हमारे डिफ़ॉल्ट जो ऐप का मॉड्यूल है। अब जब जो हमारी एंगुलर CLI ने हमारा सोर्स फोल्डर सेटअप कर दिया तो src फोल्डर के अंदर जो सबसे पहली फाइल एग्जीक्यूट होती है वो होती है index.html फाइल। ये फाइल एग्जीक्यूट होती है जो हमें यहाँ पे ये नज़र आ रही है, ये HTML फाइल है। लेकिन इसके अंदर जो मौजूद कंटेंट है वो हमारा आ रहा है इसकी main.ts फाइल से। राइट, तो ये भी डिफाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंडेक्स फाइल है एंगुलर की वो index.html है और जो मेन हमारा जो सोर्स ऑफ स्क्रिप्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट टाइप स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे डिफाइन है main.ts। तो इंडेक्स तो ये हमारा डिफॉल्ट रूट होगा, ये तो लोड होगी। उसके बाद फौरी बाद ये main.ts फाइल एग्जीक्यूट होगी और main.ts फाइल बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट सेटअप करती है सारा कि आया हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में है। अगर तो आपका एनवायरनमेंट यहाँ पे सिंपल एनवायरनमेंट लिखा हुआ है तो ये एनवायरनमेंट है। अगर एनवायरनमेंट डॉट प्रोडक्शन है तो देन ये एनवायरनमेंट प्रोडक्शन में है। वो कहाँ पे आपका एनवायरनमेंट मौजूद होता है, यहीं पे आपकी फाइल एनवायरनमेंट के देख लें सोर्स के अंदर एनवायरनमेंट्स का एक फोल्डर होता है। यहाँ पे ये इसने मेंशन किया एनवायरनमेंट और उसके अंदर आपके पास 2 एनवायरनमेंट्स होते हैं, एक एनवायरनमेंट डॉट टीएस और एक होता है एनवायरनमेंट डॉट प्रोडक्ट डॉट टीएस फाइल। तो अगर यहाँ पे मैं ब्राउजर को इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ
और कंसोल में जाऊं यहाँ पे, तो ये आपको बताएगा कि एंगुलर इज रनिंग इन द डेवलपमेंट मोड, कॉल एनेबल prod मोड टू एनेबल प्रोडक्शन मोड। अब वो कह रहा है कि इसको कॉल करो, तो इसको कॉल करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे environment डॉट prod डॉट ts लिखने की जरूरत नहीं, डॉट prod लिख के मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमारे पास ये दोबारा कंपाइल हो रहा है और यहाँ पे ये कंपाइल होके दोबारा एग्जीक्यूट होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मैसेज पहले नज़र आ रहा था, क्योंकि अब हम प्रोडक्शन मोड में हैं। तो ये होता है हमारा डेवलपमेंट मोड और प्रोडक्शन मोड। डेवलपमेंट मोड का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एरर्स वगैरह आए तो हमें कंसोल में नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन मोड में हैं तो वो एरर हमें नज़र नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं कि कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में काम करेगा जब आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हो। तो मैं वापस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ, दोबारा ये कंपाइल होगी, ऐप अपडेटेड रिकम्पाइलिंग, ये एरर जो आ रहे हैं, सॉरी एरर ये मैसेजेस जो आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो मैसेज अब आ रहा है, अब कोई भी अगर एरर आएगा तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा। तो ये हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। उसके बाद main.ts फाइल हमें डिफाइन करती है कि हमारा जो मॉड्यूल है, बेसिक हर एंगुलर एप्लीकेशन का एक डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल लाजमी होता है और वो लोड हो रहा है यहाँ पे ऐप मॉड्यूल। इंपोर्ट ऐप मॉड्यूल फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप डॉट मॉड्यूल। तो इट मीन्स अब हमें फर्दर सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप मॉड्यूल में, ऐप फोल्डर में जाना होगा और इस ऐप मॉड्यूल में हमारे यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स, जो भी हमारा बेसिक डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है वो डिफाइंड है। और ये मॉड्यूल बेसिकली कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। 4 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, दो उसमें टीएस फाइल्स होती हैं, एक HTML और एक CSS फाइल, ये मिलकर एक कंपोनेंट बनाती हैं एंगुलर 5 के अंदर। सो डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिनमें हमारे पास ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट TS, स्पेसिफिकेशंस, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TS। तो ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल जो है इन कंपोनेंट्स को लोड करती है। फिर हम उनको अपने ng मॉड्यूल, ये जो @ng मॉड्यूल है, इसको कहा जाता है डायरेक्टिव, या इसको आप कह लो मॉड्यूल कह लो सिंपली, तो ये एंगुलर मॉड्यूल कह लो। ये एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, डिक्लेरेशन एरे, इंपोर्ट्स की एरे, प्रोवाइडर्स की एरे और बूटस्ट्रैप एरे। 4, सॉरी ये टोटल 4 हुई। बूटस्ट्रैप में हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो मेन बूटिंग कंपोनेंट है वो कौन सा है, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया ऐप कंपोनेंट। तो इट मीन ऐप कंपोनेंट यहाँ पे हमने डिफाइन किया है इंपोर्ट ऐप कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप डॉट कंपोनेंट। तो बेसिकली यहाँ पे डॉट TS फाइल लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो डॉट TS फाइल यहाँ पे अपेंड हो जाती है। तो ये हमारी फाइल है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल। तो ये वो फाइल है, ये लोड होती है। अब ऐप मॉड्यूल ने हमारे पास ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल लोड कर दी। तो इस फाइल में सबसे पहले तो हमने कंपोनेंट को लोड किया एंगुलर कोर से, मतलब यहाँ पे हमने कंपोनेंट वेरिएबल लिया। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्पेसिफिकली इनको इस तरह नेमिंग दी जाती है ताकि हमें पता हो कि जो चीज़ हम यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमने @कंपोनेंट लिखा है, तो ये हमने एक कंपोनेंट को डिफाइन किया है अलॉन्ग विद अ क्लास। इस क्लास के अंदर इसकी बेसिकली ये एक्सपोर्ट होती है क्लास, और साथ में ये कंपोनेंट हम जहाँ पे भी इसको डिस्प्ले करवाना चाहें वो डिस्प्ले कराते हैं। इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, बल्कि 3 से ज़्यादा होती हैं, 6 होती हैं, आई थिंक 5 और 6 होती हैं। जैसे सिलेक्टर, तो ये तो मस्ट है। सिलेक्टर क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे आप एक किस्म का समझ लें कि आप एक नया, सॉरी ये मैसेज, तो ऐप डैश रूट जो है, ये हमारे पास एक किस्म का हमने एक नया टैग खुद से बनाया है। जिस तरह HTML के अंदर आप h1 टैग देते हैं, p टैग देते हैं, ul टैग देते हैं, तो ये क्या है HTML के टैग। इसी तरीके से एंगुलर के अंदर हम अपने टैग्स बनाते हैं विद सिलेक्टर की। तो इस कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को पहले इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद कंपोनेंट का C कैपिटल मेक श्योर कीजिएगा। फिर उसमें पहली की है ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हैं यहाँ से करली ब्रैकेट में जो चीज़ नजर आएगी वो एक ऑब्जेक्ट होती है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती है वो एरे होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैं इसको बता दूँ कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है करली ब्रेसेस में, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास एक एरे है।
राइट। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और एरे में। खैर, अब हम आ रहे हैं कंपोनेंट में। ये कंपोनेंट ने पहला सिलेक्टर डिफाइन किया, फिर उसके बाद टेम्पलेट URL की है, ये रिजर्व वर्ड है टेम्पलेट URL, और ये लोड कर रही है ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल। तो ये अब डॉट स्लैश भी हो सकता है या कहीं और पे भी इसका पाथ हो सकता है, हम उसको भी लोड करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक नई फाइल अगर बना लेता हूँ, इसी के अंदर न्यू फाइल, और उसको नाम देता हूँ app.new-component.html, और इसमें h1 लिख देता हूँ और न्यू ऐप कंपोनेंट लिख देता हूँ सिंपली। यहाँ पे ये अब ऐप डॉट न्यू कंपोनेंट डॉट HTML फाइल है, तो मैं अब इस कंपोनेंट में यहाँ पे इसकी बजाय इसको न्यू कंपोनेंट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा जो ब्राउजर है वो जब रीलोड होगा तो अब यहाँ पे न्यू ऐप कंपोनेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब ये न्यू ऐप कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, बेसिकली ये न्यू ऐप कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका app.component.ts फाइल में जो हमने डिफाइन किया है ऐप। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे ऐप टेम्पलेट URL की बजाय सिंपल टेम्पलेट लिख दें तो यहाँ पे आप फिर उस टेम्पलेट को बैक टिक जो कि ES6 की क्या कहते हैं उसको नोटिफिकेशन है, ES6 टेम्पलेट स्ट्रिंग है, तो सॉरी, तो उसके जरिए अब आप यहाँ पे भी अगर एक लाइन है, 2 लाइनें हैं, 3 लाइनों का HTML है, तो वो यहाँ पे भी आप इसको कहते हैं इनलाइन टेम्पलेट। इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनलाइन टेम्पलेट लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको, ये देख सकते हैं इनलाइन टेम्पलेट। इसमें अब हमने टेम्पलेट रिजर्व वर्ड यूज किया। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल URLs, तो आप स्टाइल URLs की बजाय सिंपल स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड वे नहीं है। रिकमेंडेड वे यही है कि आप टेम्पलेट URL यूज करें की और उसके बाद एक अलग से HTML, क्योंकि इस तरह अगर एक ही जगह पे आप सारी चीजें ऐड करते जाएंगे तो एम्बिग्विटी क्रिएट होती जाएगी जैसे जैसे आप फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएंगे। तो इसको क्लीन करने के लिए पार्शलिंग की जाती है, पार्शल फाइल्स बनाई जाती है और उनको रिक्वायरमेंट जहाँ पे हो वहाँ पे लोड किया जाता है। अब मैं इसको वापस अगर ओरिजिनल में लेकर आऊँ तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, और इसकी हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐप डॉट कंपोनेंट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई और हमारे पास वही जो डिफॉल्ट फाइल थी वो लोड होगी। अब बात करते हैं इसमें ऐप कंपोनेंट .spec.ts, ये क्या चीज है? ये बेसिकली आपका समझ लें कि ये आपको टेस्ट वगैरह और जो आपकी ऐप के कंपोनेंट के उसके सिंक्रोनाइजेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन और सब कुछ इसके अंदर होता है। इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं होती है और ये हमारे पास एज इट इज होने चाहिए। ये देख सकते हैं आप, टू कंटेन वेलकम ऐप डॉट टेक्स्ट, ये इसमें क्यूरी सेलेक्ट, हालांकि वेलकम अगर मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐप है और देखें स्पेक के अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू ऐप। अब ये खुद बहुत चेंज होगा, कैसे? अब मैं यहाँ पे ऐप है लिखा हुआ, तो ये कहाँ से आ रहा है ऐप? बेसिकली HTML के अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेलकम टू, टाइटल लिखा हुआ है, और ये जो करली ब्रेसेस हैं इनके अंदर जो टाइटल है ये बेसिकली आ रहा है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि इंटरपोलेशन क्या होती है, बाइंडिंग क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनको। तो इस वीडियो में चूंकि हमने इस स्ट्रक्चर को समझना है, तो ये बेसिकली आ रहा है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TSS की एक्सपोर्ट की क्लास से। ये जो क्लास एक्सपोर्ट हो रही है इसके अंदर ये जो टाइटल है, अगर मैं इसको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस कर देता हूं तो आप देखेंगे कि कंपाइल होने के बाद यहाँ पे वही चीज लिखी हुई नजर आ रही है, परफेक्ट वेब सॉल्यूशन। और अब आप अगर spec.ts में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वही चीज लिखी हुई नजर आ रही है जो डिफॉल्ट है, वेलकम टू ऐप ही लिखा हुआ आ रहा है, जो हमारी हमने जब इसको रन किया था। ये देख सकते हैं सर्वर को। अब मैं इसको दोबारा क्लोज करता हूं और दोबारा इसको रन करता हूं सर्वर को। तो अब ये स्पेक्स, ये अब देखिएगा इस पे क्या फर्क पड़ता है। कंपाइल हो रही है अभी फाइल हमारी, तो 90% और ये हमारी फाइल कंप्लीट होगी। ये हमारी फाइल लोड हो गई। लोड होने के बाद हम चलते हैं अपने इसमें वापस ऐप डॉट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बेसिकली टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होती है। एंगुलर कोड टेस्टिंग, इसमें ये जब आप टेस्ट रन करते हैं तो उसमें यूज होती है, तो इसलिए हमें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें इसकी जब हम बिल्ड करेंगे तो इसकी जरूरत। तो बेसिकली हमें सिर्फ
app.component.css, app.component.html और app.component.ts और app.module.ts। इन 4 फाइल की जरूरत होती है। ये specs.ts जो है इतनी इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, इसको आपने नहीं छेड़ना और ना ही आपने इसको रिमूव करना है, राइट। तो अब हमने बात कर ली HTML की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं h1 टैग लिखा हुआ है और एक मैं h1 टैग जो मेन रूट HTML है तो ये हमारे पास है। यहाँ पे एक h1 टैग लगा देता हूँ। एक चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको कि वेलकम टू ओवर न्यू एंगुलर ऐप, राइट। सेव किया तो इस वेलकम से ऊपर ये हमारे पास वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम यहाँ पे स्टाइल दे लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर दोनों, इसका कलर परफेक्ट वेलकम टू परफेक्ट वेब सोल्यूशन का कलर रेड हो जाए, लेकिन इसका कलर मैं चाह रहा हूँ ब्लैक ही रहे। अगर मैं ये जो style.css ग्लोबल हमारे पास है यहाँ पे लिखता हूँ h1 कलर रेड, सेव किया मैंने और जब ये रीलोड हुआ तो देखिए दोनों का कलर रेड हो गया, जबकि मैं ये चाह रहा था कि सिर्फ परफेक्ट वेब सोल्यूशन का कलर रेड हो। तो यहाँ पे रोल प्ले करता है हमारा कंपोनेंट्स, हमारे जो एंगुलर की स्पेसिफिकेशन है, मॉड्यूलर अप्रोच है जो उसमें कंपोनेंट्स कि ये जो CSS है हमारे पास ऐप के अंदर app.component.css, अब मैं इसमें लिखता हूँ h1 कलर रेड। अब आप देखेंगे ब्यूटी ऑफ एंगुलर कि अब सिर्फ ये कलर रेड हुआ है, वेलकम टू अवर न्यू एंगुलर ऐप कलर रेड नहीं हुआ। अब अगर मैं जाता हूं मेन style.css में और यहां पे लिखता हूं कलर h1 कलर ब्लू, तो अब आप सोच रहे होंगे दोनों का कलर ब्लू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो वेलकम टू ओवर न्यू एंगुलर ऐप है उसका कलर ब्लू है, रेड इसका रेड ही रहा है, क्योंकि ये जो है कंपोनेंट की जो CSS हमारे पास होती है वो हमेशा डिफॉल्ट जो हमारी डिफाइन है एंगुलर CLI में, जो हमारी style.css ये डिफाइन है, इसको ओवरराइड करती है कंपोनेंट की CSS फाइल। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपोनेंट के अंदर CSS के अंदर, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की स्टाइलिंग के लिए होगी, उसके अंदर जो app.component.html है उसको स्टाइल करेगी, ओवरऑल वो स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सपोज मैं इस CSS को यहाँ से खत्म करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे कि अब दोनों ब्लू हो जाएंगे, देखा आपने, क्योंकि अब ये जो है इसकी स्टाइलिंग इसको नहीं मिली कंपोनेंट में के अंदर, तो उसने वो जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग ग्लोबल स्टाइलिंग थी वही उस पर इंप्लीमेंट कर दी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्टाइलिंग ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने उसका कलर रेड कर दिया। तो ये बेसिकली हमारा ऐप का फोल्डर है। हमने आगे जितना भी सीखना है, जब हम आगे डायरेक्टिव्स पे बात करेंगे, कंपोनेंट्स पे बात करेंगे, मॉड्यूल्स पे बात करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, जो कि आई एम श्योर 6 to 7 ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल होगी, तो उसमें हम इस ऐप के फोल्डर में अंदर जो करेंगे उसके अंदर करेंगे। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल चाहिए होगा उसको हम package.json में ऐड करेंगे और फिर उसको ऐप के अंदर app.module में इंपोर्ट करेंगे। अगर वो मॉड्यूल है तो उसको इंपोर्ट करेंगे, अगर वो कंपोनेंट है तो उसको डिक्लेयर करेंगे, राइट। तो ये था हमारे पास दोस्तों आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने बूटस्ट्रैपिंग को डिस्कस किया कि कैसे बूटस्ट्रैप करता है एंगुलर 5 की ऐप, और ना सिर्फ बूटस्ट्रैपिंग बल्कि हमने इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन है इसके फोल्डर स्ट्रक्चर या बूटस्ट्रैपिंग के बारे में, देन आप इसी वीडियोस के कमेंट के सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ कमेंट सेक्शन को बल्कि आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हर दोस्त जो भी जिसको भी एंगुलर 5 का पता हो या किसी भी डेवलपमेंट टूल का पता हो और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पे आए तो वो उसका रिप्लाई भी करेगा। अगर कोई रिप्लाई नहीं करता तो आई एम अवेलेबल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प की जाए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।